नमस्कार, स्वागत है आपका केवाईसी में। और आज हम बातचीत करेंगे मैप माई इंडिया यानी सीई इन्फोसिस्टम्स के सीईओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रोहन वर्मा से। लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। बाजार में निचले स्तर से शानदार रिकवरी, सेंसेक्स करीब 400 पॉइंट तो निफ्टी नीचे से 100 पॉइंट सुधरा, 17,600 के ऊपर कर रहा है कारोबार। बैंक निफ्टी में हरे निशान के साथ कारोबार। इन्फोसिस ने पूरे आईटी सेक्टर का किया मूड खराब, स्लोडाउन की आशंका के चलते इंडेक्स में 3 साल की सबसे बड़ी गिरावट, 7% तक टूटा परसिस्टेंट सिस्टम। एलटी माइंट्री 8% तक टूटा। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक जैसी दिग्गजों में भी 7% की गिरावट। खराब बाजार में भी एफएमसीजी और सरकारी बैंकों में खरीदारी, फार्मा, शुगर और टेक्सटाइल शेयर्स में भी हल्की रौनक। और महंगाई से मिली राहत, मार्च में थोक महंगाई दर 29 महीने के निचले स्तर पर 1.6% अनुमान के मुकाबले 1.34% पर रही। एक क्विक रिव्यू मार्केट को देखते हैं। यहाँ पे 650 पॉइंट नीचे है सेंसेक्स और निफ्टी 160 पॉइंट नीचे है। मिड कैप हालांकि ग्रीन में और बैंक निफ्टी फ्लैट कह सकते हैं आप, 14-15 पॉइंट नीचे है। मार्केट की पूरी कहानी अगर आपको समझनी है तो 2 सेक्टर्स पे आपकी नज़र होनी चाहिए। निफ्टी आईटी इंडेक्स पूरा रेड में है, 10 आउट ऑफ 10 रेड में ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक। और निफ्टी फार्मा में आप देखेंगे तो 20 में से 15 स्टॉक रेड में है, यानी यूएस डिपेंडेंसी वाले, डॉलर डिनोमिनेटेड रेवेन्यू वाले स्टॉक्स में दबाव है। इसके कॉन्ट्रेरी आप देखेंगे तो एफएमसीजी में अच्छी तेजी है, एनर्जी स्टॉक्स में अच्छी तेजी है, ऑटो शेयर्स में तेजी है, मेटल शेयर्स में तेजी है, लेकिन आईटी और फार्मा में काफ़ी गिरावट है। और चूंकि इन्फोसिस काफ़ी वेटेज वाला स्टॉक है, इसलिए ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है। 160-70 पॉइंट की कमजोरी इसमें देखने को मिली, क्योंकि अगर आप निफ्टी में चढ़ने गिरने वाले शेयर्स की संख्या देखें तो वो उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि निफ्टी के 50 में से 30 शेयरों में तेज़ी है, ग्रीन के साथ कामकाज कर रहे थे। इसलिए बिल्कुल साफ है कि ये दबाव किस वजह से है, वो आईटी की वजह से है, क्योंकि उसमें हैवी वेट वाले स्टॉक में प्रेशर देखने को मिल रहा है। एक क्विक चेक लेते हैं। गाबा जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रकाश गाबा सर। गाबा सर, ये जो एक सेक्टर या एक स्टॉक की वजह से इतनी कमजोरी दिख रही, क्या इसका फायदा उठा के लॉन्ग किया जा सकता है? जी नहीं, मुझे लगता है, गुड आफ्टरनून टू यू, ऐसा लगता है कि अब तक तो वीक है। जो काफी गिरावट आई, फिर एक अपो मिला, उसमें फिर एक गिरावट आई, तो मुझे लगता है थोड़ा एक सेटल होना चाहिए मार्केट को इस वक्त। अब निफ्टी की बात करें तो 17,650 के करीब, 600 के करीब वहां पर सपोर्ट है। वहां पर अगर सपोर्ट मिल जाता है तो ठीक है। एक्चुअली खरीदना तो कल के बाद खरीदेंगे, अगर ये 17,700 पार कर लेगा तो। इतना है कि 17,700 अब रेसिस्टेंस है। काफी दौड़े हैं हम, हफ्ता 10 दिन के करीब दौड़े हैं। अगर 2-3 दिन अगर साइडेज भी है, नीचे भी अगर आए तो कोई बात नहीं, ट्रेंड कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से अब तक थोड़ा डिप पॉसिबल है और शायद सहना चाहिए वो डिप। बैंक निफ्टी काफ़ी दमदारी के साथ खड़ा हुआ है इस बाजार में भी। और इस हफ्ते आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट में, वीकेंड में, हालांकि उसका इम्पैक्ट मंडे को दिखेगा, लेकिन उसमें कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोरी नहीं दिख रही बैंक निफ्टी में। लेकिन स्टॉक वाइज देखेंगे तो आईटी के अलावा भी कई और जगहों पे वीकनेस देखने को मिल रही है, उसको भी डिस्काउंटिंग देनी चाहिए। गाबा सर, लेकिन एफएमसीजी में आज बहुत मजबूती देखने को मिल रही है, तो उसके जो हैवी वेट हैं एचयूएल, नेस्ले, उस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल, एचयूएल की बात कर लेते हैं। एचयूएल मुझे अच्छा लगता है, बेस बन रहा है करीब 2525 के आसपास, अपमूव मिलना चाहिए। तो लगता है एचयूएल बाई मोड पर है। हालांकि एक अपर रीजन में खुलकर थोड़ा डिप आया है, लेकिन बाय मोड पर है। रही बात नेस्ले की, नेस्ले में ट्रेडिंग लगता है कि अपमूव बढ़िया है, बहुत बढ़िया अपमूव मिला है 20,262 के आसपास। यहाँ पर सेफ बेट है। 20,000 तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मुझे लगता है आते दिनों में शायद 21,000 से 22,000 भी आ सकते, लेकिन उसे वक्त लगेगा। लेकिन ये बाय ऑन डिप स्टॉक है नेस्ले, ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। गाबा सर, एक बहुत ही क्विक कमेंट चाहिए। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स में 6% की तेजी अभी बनती हुई दिख रही है। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स दिख रही है 384 रुपए पे इस वक्त ट्रेड का। ये देखिए गाबा सर, ये अचानक से उछला है, 6.5% तेजी है। ये बेसिकली बाय मोड पर है। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, करीब 160 के जोन के आसपास से
अब ट्रेड करे 384, मैटर ऑफ टाइम 450 भी देखेंगे। अब भी कुछ कंसोलिडेशन हुआ करीब 6-7 दिनों का, उसके बाद एक अप मूव है, तो ये फ्रेश ब्रेकआउट समझ सकते हैं। मेरे ख्याल से ये बाय एंड होल्ड स्टॉक है। 400 एक नियर टर्म टारगेट रहेगा, उसके बाद हायर जोन देखेंगे। ओके, तो ये राय है टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स में। चलिए बातचीत करते हैं। आज की कंपनी है जिसका नाम है मैप माई इंडिया, जिसको सीई इन्फो सिस्टम्स के नाम से आप ज़्यादा जानते हैं क्योंकि लिस्टिंग उसी नाम से है, लेकिन प्रचलित नाम मैप माई इंडिया है। कंपनी ने कई सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मार्केट में, एक मैपल्स गैजेट के नाम से भी नया प्रोडक्ट उतारा है जिसमें कंपनी नेविगेशन के अलावा कई और सुविधाएं दे रही। इसके अलावा कंपनी का फोकस अब इंडिया सेंट्रिक तो है, लेकिन वो बाहर दूसरे देशों में भी कामकाज को फैलाना चाहती है। भले ही शॉर्ट टर्म के लिए फोकस अभी इंडिया का हो, लेकिन एक्सपेंड करना चाहते हैं दूसरे देशों की तरफ से। क्या प्लान्स है, इसी पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं कंपनी के ईडी एंड सीईओ रोहन वर्मा जी। रोहन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। तो धन्यवाद नीरज जी। जी, पहले तो मैं ये जो नया प्रोडक्ट है इसके बारे में बताइए सर। हाँ बिल्कुल, देखिए इंडिया का जो डिजिटाइजेशन स्टोरी है, इंडिया का जो टेक्नोलॉजी स्पेंड है, इंडिया का जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें जो मैप इंडिया के मैस पैस सैस और आईओटी गैजेट्स, उसका जो कंजम्पशन हो रहा है वो बढ़ता ही जा रहा है और उसका स्कोप बहुत अच्छा है। तो हमने क्या किया है कि हम एंटरप्राइज मार्केट में फ्लीट कस्टमर्स को, लॉजिस्टिक्स कस्टमर्स को तो बहुत दिन से अपना हार्डवेयर जो कि आईओटी कनेक्टेड है, जिसके साथ सैस हमारा बाद में बिकता है फॉर फ्लीट मैनेजमेंट, व्हीकल ट्रैकिंग, लॉजिस्टिक्स ऑप्टिमाइजेशन, वो कर रहे थे। अब हम कंज्यूमर मार्केट में मैपल्स गैजेट्स करके आपके गाड़ी के लिए, आपके टू व्हीलर के सेफ्टी के लिए, रोड पे चलते हुए कन्वीनियंस के लिए ये व्हीकल ट्रैकर्स, डैश कैमरास, इंफोटेनमेंट सिस्टम्स जो कि नेविटेनमेंट सिस्टम्स कहते हैं, और इन हेलमेट नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ये हम बेचना हमने शुरू कर दिया अंडर द ब्रांड ऑफ मैपल्स गैजेट्स। कैसा रिस्पांस है इसका? आपकी आवाज सुनाई नहीं दी, फिर से अगर रोहन जी, रिस्पांस कैसा है इसका? हाँ, इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। हंड्रेड्स ऑफ कार शोरूम्स, कार एक्सेसरी शॉप्स, टू व्हीलर शोरूम्स, ये गाड़ियों के जेन्युइन एक्सेसरी में भी अप्रूव हो चुके हैं। तो बहुत सारे कंज्यूमर्स, बेसिकली अगर आपकी कार में बच्चे, वाइफ या ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो जो कार आए है उसमें लाइव सीसीटीवी फीड आता है, आपके गाड़ी के बाहर का व्यू और अंदर का व्यू। तो कुछ एक्सीडेंट हुआ तो जान सकते हैं कि किसकी गलती थी, या आप सेफली देख सकते हैं कि बच्चे सब ठीक से जा रहे हैं, वाइफ सब ठीक से है। तो इसका जो सेफ्टी कंपोनेंट इतना अच्छा है, कोई ओवर स्पीड कर रहा है ड्राइवर तो वो पता चल जाएगा, एसी ऑन रख के छोड़ा हुआ है, या जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप अपना फोन के ऐप से, मैपल्स ऐप से कनेक्ट करके आपको आगे स्पीड ब्रेकर कहाँ है, पॉटहोल कहाँ है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं कंज्यूमर्स को। टू व्हीलर चला रहे हैं तो मोबाइल फोन नहीं देखना पड़ता है, हेलमेट के अंदर ही टर्न बाय टर्न नेविगेशन देता है। कंज्यूमर के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स है, मीडिया का भी जो रिव्यूज करते हैं गैजेट, उनका रिस्पॉन्स अच्छा है, और दुकानों से भी अच्छे से बिकना शुरू हो गया है। यानी B2C और B2B दोनों में है ये? बिल्कुल, B2B में हम पहले से ही कर रहे थे, हम B2C साइड में ये मैपल्स गैजेट्स और प्राइसिंग क्या है रोहन जी, इसकी कितना का मिलता है ये? इनकी प्राइसिंग 2-3 हजार रुपए से शुरू होकर के, जो कि एंट्री लेवल जीपीएस ट्रैकर है, उससे शुरू होता है, 15-20 हजार तक पहुंचता है। जो हाई एंड आपका 4G कनेक्टेड डुअल कैमरा डैश कैमरा है, और 38,000 का जो हाई एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें पूरा कनेक्टिविटी है, वो रेंज है। कितने दिन पहले इसको लॉन्च किया आपने? फिर से आपकी आवाज ठीक से नहीं आई, अगर फिर से कितने दिन पहले लॉन्च किया इसको आपने, कब लॉन्च किया एग्जैक्ट? ये इसका जो पब्लिक रिलीज, मतलब जो प्रेस रिलीज वगैरह हुआ, वो 1-1.5 महीने से हुआ। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में पहले से जा रहा था। हाँ। तो इसका रिस्पांस बहुत अच्छा हुआ है। नंबर्स ऑफ कोर्स अभी हम साइलेंट पीरियड में है, तो इसलिए वो नहीं बता पाएंगे, बट रिस्पांस हैज बीन वेरी गुड। तो यानी इस क्वार्टर के रिजल्ट्स में हमें इसका रेवेन्यू दिखेगा? हाँ बिल्कुल। ओके, अब दूसरा एक फोकस आपका ये, चूंकि पुराने बिजनेस में हम लोग काफ़ी पहले बातचीत कर चुके हैं, अब आप इंडिया के अलावा बाहर भी पैर फैलाने चाहते हैं, जो कि अच्छी बात है, कंपनी करना भी चाहिए, निवेशक चाहते भी हैं। तो क्या प्लान्स है, कहाँ अपने
बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए सोचा है या शुरू कर दिया है? देखिए, हमने पहले भी बोला था कि इंटरनेशनल एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है। हमारा कोर फोकस तो इंडिया पर है। द डिजिटाइजेशन दैट इज हैपनिंग, जो टेक्नोलॉजी स्पेंड हो रहा है, जो इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है, और मैपमा इंडिया प्राइमरी कंपनी है इस स्पेस में, तो बहुत अच्छे से उस ग्रोथ को हम टैप कर रहे हैं। बट हाँ, हम इंटरनेशनल एक कैलिब्रेटेड वे में ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स जाना चाहते हैं। तो हमने फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया में एक ऑफिस सेटअप किया, जहां से हम एपैक रीजन को, साउथ ईस्ट एशिया, कोरिया, जापान, इस रीजन में अपने बिजनेस को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। प्लस हम अपने इंडियन कस्टमर्स जो कि इंटरनेशनल खुद ही फैलना चाहते हैं, उसके साथ जो हमारे इंटरनेशनल सॉल्यूशंस है उनको हम सेल कर रहे हैं। तो दोनों हमारा एफर्ट है, इंटरनेशनल भी ग्रो करने का और इंडियन कस्टमर्स के साथ इंटरनेशनल ग्रो करने का। बट ये जर्नी ओवर फ्यू इयर्स होगा। प्राइमरी फोकस, जो प्राइमरी फास्ट मार्केट ग्रोइंग है, वो इंडिया मार्केट है। तो कोरिया में आपने टाई अप किया, वो किस तरह का, उसके बारे में डिटेल बताइए सर। अनफॉर्चुनेटली आवाज ठीक से आ नहीं रही है। कोरिया में जो आपने टाई अप किया है, वो कोरिया किस में जो कंपनी से हमने- किया है और उससे हाँ, क्या रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन है? बिल्कुल। कोरिया में हमने कोरिया का जो लार्जेस्ट लॉजिस्टिक्स कंपनी है, जो कि हंजिन लॉजिस्टिक्स के नाम से जाने जाते हैं, उनके साथ एमओयू किया है डेटा कलेक्शन और जियो स्पेशल डेटा कलेक्शन के लिए कोरिया में, यूजिंग आवर आईओटी डिवाइसेस एंड अदर टेक्नोलॉजीज। तो वो एक शुरुआत अच्छी हुई है। साथ ही साथ हमारे वहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर भी बने हैं जो कि हमारे टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारा खुद का ऑफिस भी सेटअप हुआ है। तो अगेन लाइक आई सेड, इसका रेवेन्यू का इफेक्ट नेक्स्ट फ्यू इयर्स में आएगा। हम कोई इमीडिएट नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में रेवेन्यू का को काउंट नहीं कर रहे हैं। रोहन जी, अगर मैं आपसे अगले 4-5 सालों का व्यू समझूं, तो आप मुझे बता सकते हैं क्या ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि आप इंडिया लेके के अलावा बाहर भी जाना चाहते हैं। 2-3 साल आप करें, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है, शॉर्ट टर्म यही फोकस करेंगे, कुछ प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो वो मुझे आप गाइडेंस बताइए। मतलब आप समझ लीजिए कि इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं आप अपने इन्वेस्टर्स को कि अगले 3-4-5 सालों में क्या ग्रोथ होगी, क्योंकि अब हो जाना चाहिए बड़ा एक्सपेंशन। क्योंकि आपका जो क्वार्टरली मैं ग्रोथ देख रहा हूँ रेवेन्यूज़ में, वो थोड़ा बहुत अच्छी नहीं दिख रही। इट्स नॉट वेरी ग्रेट। देखिए, हमारा 30 to 40%, 35 to 40% रेवेन्यू ग्रोथ चल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा एक ग्रोथ है। साथ ही साथ 35 से 45% EBITDA मार्जिन है। तो ऐसे तो बहुत कम कंपनीज होंगे जिनका ग्रोथ भी इतना स्ट्रांग है। और सीक्वेंसली profit रोहन margin भी जी इतना strong। सीक्वेंसली अगर आप देखें तो वो स्टक जैसा दिखता है। प्रॉफिट आप ज़्यादा बना रहे हैं, वॉल्यूम उतना अच्छा जनरेट नहीं हो रहा होगा, तो प्राइसिंग का इशू हो सकता है कि आपने प्राइसिंग ली हो इस वजह से। तो सीक्वेंसली अगर आप देखें तो उतना ज़्यादा बड़े नंबर नहीं दिख रहे हैं सर। एक्चुअली बेस्ट वे टू लुक एट मैपमाइंडिया जो एनुअल बिजनेस है, ईयर टू डेट, ईयर ऑन ईयर होता है। क्वार्टर टू क्वार्टर तो देयर इज अ सीजनैलिटी एसोसिएटेड विद आवर बिजनेस। तो बट आपका जो क्वेश्चन था कि ओवरऑल हम क्या एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं अपने लिए, मैपमाइंडिया काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल एड्रेसेबल मार्केट है, काफी बड़ा है। अब 280 मिलियन गाड़ियां हैं इंडिया में, जिसमें जीपीएस डिजिटाइजेशन हो सकती है। जो इंडस्ट्री है B2B वाली, वो डिजिटल पे $50 बिलियन स्पेंड करते हैं। ड्रोन इंडस्ट्री में हम हैं, जो कि विल बी अ few billion dollar इंडस्ट्री इन अ मार्केट इन अ फ्यू इयर्स। तो ओवरऑल अगर मैपमाइंडिया का आप स्ट्रॉन्ग एक केगर देखते रहिए, ये 35-40% विल गिव यू अ गुड पर्सपेक्टिव कि कंपनी कहाँ जा रही है, एंड मच फास्टर देन द ब्रॉडर मार्केट with the profitability, to make it attractive. अच्छा रोहन जी, एक चीज़ समझाइए, जो इस समय बहुत एक डिसरप्शन टेक्नोलॉजी सेक्टर में हो रहा है और उसमें एआई का बहुत यूज़ हो रहा है, तरह तरह की नई चीज़ें आ रही हैं, LLM मॉडल्स लगाए जा रहे हैं खूब सारे। तो मुझे नहीं पता कि आपकी कंपनी इसको कैसे यूज़ करी है, कैसे प्रभावित होगी, कैसे आपको अगर एक इन्वेस्टर को समझाना है कि ये इस नए सिनेरियो में आप कैसे अपने आप को प्लेस करते हैं, वो बताइए सर। देखिए, मैपमाइंडिया जो मैप्स और टेक्नोलॉजी बनाती है, उसमें जो एडवांसमेंट हम लोग लाते हैं, लॉट ऑफ ऑटोमेशन या कंप्यूटर विजन से एक्सट्रैक्ट करके इंफॉर्मेशन बताना, जो हम मैप बनाते हैं। तो इसमें भी एआई का बहुत स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है, और हम लोग खुद ही एआई में
काफी स्ट्रांग है, हमारा खुद का एआई का प्लेटफॉर्म भी है। अब साथ ही साथ ये जो रिसेंटली कंज्यूमर्स के लिए एक नया वेव चला है जनरेटिव एआई का, उसमें मैं कहूंगा थोड़ा सा अर्ली स्टेज है जनरेटिव एआई का। इसमें क्या होता है कि लैंग्वेज मॉडल, आपने अच्छा वर्ड यूज किया, ये जो एआई है कुछ लैंग्वेज यूज करके आपको एक पूरी कहानी बता पाती है, क्रिएट कर पाती है कंटेंट। तो वो न्यूज मेकर्स के लिए हो या सोशल मीडिया के लिए हो, मार्केटिंग कंटेंट के लिए हो काफी, या इवन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के लिए हो, यूजफुल हो सकती है। लेकिन लोगों को इससे थोड़ा सा केयरफुल भी होना चाहिए। इसमें फैक्चुअल एरर्स भी बहुत होते हैं। ये लैंग्वेज मॉडल है, ये एआई बोल के दिखाती है, बना के दिखाती है, बट जरूरी नहीं है इसमें फैक्ट्स हो। तो इसलिए कभी कोई डायरेक्शंस मांगे एआई से तो वो बता देगा आपको कि ये रास्ता है, ये रास्ता है, लेकिन असलियत में हो सकता है वो ना ही वो रास्ता हो और ना ही वो रास्ता कनेक्टेड हो। तो आदमी को एआई से थोड़ा सा बच के भी रहना चाहिए। और हम, बिकॉज हमें टेक्नोलॉजी समझ में आता है, हम उसको राइट वे में उसको यूज करते हैं और उसके हाइप से थोड़ा सा दूर रहते हैं। तो कंज्यूमर्स को भी ऐसे तैनात रहना चाहिए। रोहन जी, इसमें तो बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन है दुनिया भर में। इसमें तो बहुत डिबेट चल रही है। मतलब टेक्नोलॉजी के कुछ जायंट तो कह रहे हैं कि सिविलाइजेशन के लिए प्रॉब्लम है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं नहीं ये तो अब नेक्स्ट बिग थीम है। तो इसमें अलग अलग डेफिनेटली व्यूज़ हैं इसमें। तो मैं जानना चाह रहा था, चूँकि जो एलएलएम का मॉडल है ना सर, वो मोनोपोली क्रिएट करता है ना, वो सबसे खतरनाक चीज़ है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। तो हमारी कंपनी यानी मैपमाई इंडिया कैसे उससे फाइट कर रही है? देखिए, मैपमाई इंडिया तो एआई को लेवरेज करके डेटा कंपनी है हम लोग। एट द एंड ऑफ द डे जितना हमारा डेटा हो, बट एक्यूरेट डेटा, जो हम डिजिटल मैप ट्विन ऑफ द रियल वर्ल्ड बना रहे हैं, इसमें हम भी इस एआई को बहुत अच्छे से लेवरेज करके अपने कंज्यूमर्स, अपने कस्टमर्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस जनरेट कर सकते हैं। तो हम लोग तो टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करते हैं। मैं इतना ही बस बताना चाह रहा था कि कंज्यूमर्स जो हो या इंडस्ट्री जो हो, टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल करे और सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे और उसके हाइप से डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। तो दैट इज मैपमाई's purpose, to bring the benefits of maps and technologies to the world and bring the advanced technologies to the world. तो इस जनरेटिव एआई के भी कई फायदे हैं जो हम लोग उठाएंगे, कंज्यूमर्स को के पास लाएंगे। बट उसके जो नुकसान है, जैसे आपने ठीक से बोला, और लोग जो उसके बारे में बता रहे हैं, हम भी साथ में कह रहे हैं कि उनसे भी जरा बच के रहा जाए। ओके, इंटरेस्टिंग है सर। इस पर किसी दिन हम लोग और विस्तार से चर्चा करें, क्योंकि आजकल इसको समझना और जानना बहुत जरूरी है कि ये बिजनेस डिसरप्शन के लिए आने वाली चीज़ है जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन जी, और शुभकामनाएं आपको नए वेंचर, नए प्रोडक्ट के लिए। और देखते हैं हम लोग Q4 के रिजल्ट्स के बाद फिर की किस तरीके के प्रदर्शन रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू नीरज जी। मैपमाई इंडिया रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है, 1015 पर ट्रेड करा, 13 रुपये नीचे। छोटा सा एक ब्रेक के बाद मार्केट। स्वागत है एक बार फिर से। और देखिए, बैंक निफ्टी आ गया है ग्रीन में। करीब 40 पॉइंट हरे निशान के साथ बैंक निफ्टी कामकाज कर रहा है, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स दोनों भी नीचे, मिड कैप ग्रीन में है। कंसर्न सिर्फ एक होना चाहिए, हैवी वेट इंडेक्स में जो प्रेशर डाल रहे वो तो है ही है। अगर आप एडवांस डिक्लाइन का आंकड़ा देखेंगे तो 1557 शेयर कमजोरी वाले हैं, 1358 शेयर मजबूती वाले हैं। यानी ये आंकड़ा वीकनेस दिखा रहा है, बावजूद इसके कि मिड कैप इंडेक्स ग्रीन में है। तो ये एक थोड़ा सा कंसर्न होना चाहिए। लेकिन देखते हैं, अभी तो 1-1.5 घंटे बाकी ट्रेडिंग में, किस तरह से आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर अपने आप को रिकवर करता है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से लौट के फिर अनुज और हर्षद आपके लिए बनाएंगे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज।